वेलकम टू पीएमसी मैथमेटिक्स डेल्हा गया में आप सभी को नए सेशन में स्वागत है। एक इसमें देखिए जी, केसी सिन्हा का डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका देख लीजिएगा। इसी में डिटर्मिनेंट में ही एक लेसन पढ़ना है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जांच, जो नहीं रहता था 10th क्लास में, विरोधी अविरोधी, ये सब को थोड़ा नए तरीके से दिखाने जा रहे हैं। एक केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 3C, पहले इसका थ्योरी हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन बता देंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बउआ? तो 3C में जो जो दिक्कत करने लायक है केवल वही बताएंगे, जो बनने लायक रहेगा वो अपने आप बन जाएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए इसमें चालू कर रहे हैं, लिखा हुआ भी है एक्सरसाइज 3C केसी सिन्हा थ्योरी प्लस सॉल्यूशन 26-27 सेशन के लिए है, जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास नंबर 08। ठीक है बउआ? एक से देखिए इसको चालू कर रहे हैं। चलिए देखिए इसमें ध्यान देंगे। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा रहे, क्लास 10th में हम लोग ध्यान से समझेंगे, एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन रहता था, तो हम लोग एक्स वाई में दो इक्वेशन रहता था तो सोल्व करके एक्स निकालते थे और वाई निकालते थे। याद रखेंगे बाबू, जितना वेरिएबल आपको दिया जाएगा, जितना वेरिएबल रहेगा आपका उतना इक्वेशन दिया जाएगा। अगर 100 वेरिएबल है तो 100 इक्वेशन, अगर 10 वेरिएबल है तो 10 इक्वेशन दिया जाएगा। इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, सभी को स्टेप क्लियर रहना चाहिए। वेरिएबल जिसका मान बदलते रहता है, इसी एक समीकरण में कुछ और आ रहा है एक्स वाई, तो दूसरे समीकरण में एक्स और वाई का मान कुछ और आएगा। तो याद रखेंगे बाबू, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल। ये 10th क्लास में हम लोग इसको कई माध्यम से विधि से बनाते थे, है क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक नए सेशन में एक्स वाई में दो इक्वेशन ना रह करके, दो इक्वेशन नहीं रह करके आपका एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन अब दिया जाएगा। तब देखिए वर्किंग रूल, इसको बनाने का नियम कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपका है वो कुछ ऐसा दे दे, a1x b1y c1z बराबर d1। एक्स वाई जेड में पहला इक्वेशन a2x b2y c2z बराबर d2। एक्स वाई जेड में दूसरा इक्वेशन a3x b3y c3z बराबर d3। एक्स वाई जेड में तीसरा इक्वेशन, एक्स वाई जेड में यदि तीन इक्वेशन दे दे तो इसको बनाने का तीन नियम होता है। एक्चुअली में बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक मैट्रिक्स मेथड से ज़्यादातर प्रश्न आता है। कई वर्षों से डिटर्मिनेंट का यूज करके एक्स वाई और जेड निकालने के लिए आता था। डिटर्मिनेंट मेथड जो यूज करके एक्स वाई जेड निकालते हैं, उस नियम का नाम क्रैमर्स रूल कहा जाता है। तो जनरली ये अभी कई वर्षों से नहीं आ रहा। हालांकि हम लोग को एक्स वाई जेड में निकालने के लिए, देखिए एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन है। एक तो पहला, इसको आप बना सकते हैं बेसिक मेथड। एक एक्स वाई जेड निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक एक्स वाई जेड निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड, जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है क्लियर?
तो पहले एक लाइन देखिए बेसिक मेथड से, उसके बाद डिटर्मिनेंट, और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से आगे भविष्य में देखेंगे। बेसिक रहेगा तो कैसे बनाएंगे बउआ? तो एकदम बहुत आसान है। कोई भी दो इक्वेशन लेकर के चलो, ये जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरा ही, दूसरा तीसरा या पहला या तीसरा लेकर के आप चल सकते हैं। कोई दो इक्वेशन लेके चलिए, कोई भी दो, मान लिया जाए फर्स्ट और सेकंड लेकर के चलिए, बेसिक समझा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड लेकर के चलो, कोई दो इक्वेशन लेके चलिए, एक्स वाला वाई वाला या जेड वाला टर्म को इक्वल करके कोई एक वाला को काट दीजिए। चाहे जेड वाला काट दो, चाहे वाई वाला, चाहे एक्स वाला। मान लिया जाए पहला और दूसरा इक्वेशन लेके चले और जेड वाला टर्म को काट दिए, तो बताओ एक्स वाई में सोल्व करोगे पहला दूसरा से तो एगो नया इक्वेशन मिलेगा, उसका नाम मान लेना कितना, फोर्थ। ये दोनों इक्वेशन लेके चलिए, ये दोनों इक्वेशन जब ले करके चलिएगा तो बताओ ये दोनों इक्वेशन के नजरिए से कोई एक टर्म को काट दो, चाहे जेड वाला, चाहे वाई वाला, चाहे एक्स वाला। अगर पहला दूसरा लेकर के चले हैं और जेड काटे हैं, तो कोई दो इक्वेशन फिर से लेके चलिए, पहला या तीसरा या दूसरा या तीसरा। मान लिया जाए आपने दूसरा और तीसरा को सेलेक्ट किया, तो दूसरा तीसरा जब सेलेक्ट किया तो पहला और दूसरा में जब जेड को काटे हैं, तो दूसरा तीसरा में भी आप जेड को काटो। तो ऐसे स्थिति में सेकंड और थर्ड से एक और नया इक्वेशन एक्स वाई में मिल जाएगा बउआ। उस इक्वेशन का नाम मान लो फिफ्थ। ध्यान से देखिए, एक्स वाई में एक इक्वेशन, एक्स वाई में एक इक्वेशन। बताओ एक्स वाई में दो इक्वेशन, क्या ये 10th क्लास का बन गया? तो क्या बनाया जा सकता है, यहाँ से एक्स का मान निकलेगा और किसका मान निकलेगा, वाई का मान निकलेगा। तो ये दोनों सोल्व कीजिएगा तो एक्स और वाई मिल जाएगा। अब हमको जेड चाहिए, कोई एक इक्वेशन में एक्स के जगह और वाई के जगह रख दीजिएगा तो किसका मान आ जाएगा, जेड का। A1 B1 C1 D1 ये सब कांस्टेंट है। कोई पूछेगा एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आता है, एक्स के साथ कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ गुना का अंक। तो एक्स के साथ गुना का अंक A1 A2 A3। बताओ वाई के साथ गुना का अंक कोफिशिएंट कहलाता है B1 B2 B3। जेड का कोफिशिएंट कहलाएगा C1 C2 C3। और RHS में ये सब कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लिया जाए बउआ, एक ऐसा इक्वेशन हमने दे दिया 2x प्लस वाई 3z बराबर -1, और एक इक्वेशन है 5x 2y -6z बराबर -5। एक और इक्वेशन दे दिए -x प्लस 2y प्लस 3y, सॉरी 3z 3z बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बताओ पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। ध्यान से देखे तो बउआ, इसको बेसिक से पहले हम समझा रहे हैं, बेसिक से आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझिएगा। बेसिक से इसको बनाने के लिए हमने बोला कोई दो इक्वेशन आप ले करके चलो। मान लिया जाए आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट और सेकंड। बताओ फर्स्ट और सेकंड जब सिलेक्ट किया तो कोई एक टर्म को इक्वल करने के लिए हम जेड चाहते हैं कि बराबर हो। तो बताओ यहाँ 6z है बउआ, इसमें बताओ 2 से मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन में हो जाएगा तो ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला जेड वाला तो तब ना कटेगा, ये प्लस से ही माइनस, जब ये समीकरण को ऐड करोगे, ऐड करने से इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता है। तो बताओ ये पूरा इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा +6z, और यहाँ होगा -2। बताओ जी, सेकेंड इक्वेशन उतारिए, सेकेंड इक्वेशन कितना है 5x प्लस 2y, और क्या है जी -6z बराबर -5। ये स्टेप सभी को क्लियर रहना चाहिए बाबू, एकदम बेसिक समझा रहे हैं। चलिए इसमें देखिए तो ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है, क्या जेड वाला कटेगा, ए ऐड करोगे तो 9x, ए ऐड करोगे तो 4y, और इधर का हो जाएगा -7। बताओ एक्स वाई में एक नया इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन का नाम मान लो 4, एक्स वाई में एक इक्वेशन। अब बताइए सेकेंड और क्या लेके चलिएगा, थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड और थर्ड, बताओ सेकेंड और थर्ड जब लेके चलिएगा, सेकेंड और थर्ड वाला, तो बताओ इसमें
पहला और दूसरा में जेड को काटे हैं तो दूसरा और तीसरा में भी जेड को काटो, तो दूसरा तीसरा जेड काटे। इसके लिए बढ़िया से देखिए तो जी, ये वाला जेड वाला टर्म इक्वल करने के लिए इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो बताइए कौन कौन इक्वेशन, 4 में कैसे इंटू 2 से। और बताओ जोड़ने से ही कटेगा कि घटाने से, तो जोड़ने से कटेगा। देखिए यहाँ 5x उतार दिए जी, 2y उतार दिए जी, -6z बराबर कितना -5। बताओ इसमें कितना से मल्टीप्लाई हुआ, -2 से, तो -2x, 4y प्लस 6z बराबर कितना 0। बताओ प्लस किए हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, जेड वाला कट जाएगा। ये बताओ जोड़ घटाव करोगे तो 3x, ये जोड़ घटाव करोगे 6y, इधर बताओ -5। ये इक्वेशन मान लेना 5। बढ़िया से देखिए 4 और 5 को, 4 और 5 को ध्यान से देखिए तो वो 10th क्लास का है। ये 10th क्लास के नजरिए से सोल्व कर दो तो बताओ x का मान आ जाएगा, और बताओ किसका मान आ जाएगा, y का। x और y जब मिल गया तो बताओ जेड ना निकाला जा सकता है। 3 इक्वेशन एक्स वाई जेड में दिले है, एक्स पता हो गया, वाई पता हो गया, एक्स के जगह रख दो, वाई के जगह रख दो, किसका मान आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा। ये बेसिक मेथड हुआ, यह स्टेप सबको क्लियर आना चाहिए। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है अभी फिलहाल इस लेसन में, वो डिटर्मिनेंट का यूज करके एक्स निकालो, वाई निकालो और जेड निकालो। और डिटर्मिनेंट का यूज करके एक्स वाई जेड जो निकाला जाता है जिस नियम से, उस नियम का एक स्पेशल नाम है बहुआ क्रैमर्स रूल। तो देखिए इसमें एक इसको बताते हैं, बेसिक तो हो गया, डिटर्मिनेंट का यूज करके इसको हम पूरा दिखाते हैं बाबू। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें, अच्छा है क्लियर बउआ। देखिए इसमें एक्स वाई जेड में अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दे, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन, याद रखेंगे बाबू, एक्स वाई जेड में अगर ऐसा 3 इक्वेशन दे दे तो इसको जिस मेथड से एक्स वाई और जेड निकालेंगे डिटर्मिनेंट यूज करके, उस नियम का स्पेशल नाम रखा गया क्रैमर्स रूल। ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे एक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1/डेल्टा, वाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2/डेल्टा, एंड जेड का फॉर्मूला होता है डेल्टा 3/डेल्टा। अब सवाल उठता है कि डेल्टा 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 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या होता है, तब यार यहाँ डेल्टा क्या है, तो याद रखेंगे डेल्टा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है। डेल्टा क्या कहलाता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कहाँ से तैयार हुआ है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ गुना का अंक C1 में, क्या C1 है क्लियर, तो बताओ A1 A2 A3। वाई का कोफिशिएंट C2 में, तो यहाँ हो जाएगा B1 B2 B3। जेड का कोफिशिएंट C3 में, तो C1 C2 C3। क्या डेल्टा क्लियर हुआ, डेल्टा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तैयार कहाँ से हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट C1 में, वाई का कोफिशिएंट C2 में, जेड का कोफिशिएंट C3 में। A1 A2 B1 C2 ये सब नंबर है, क्या सोल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वही कहलाएगा डेल्टा। मान लिया जाए कि डेल्टा का आंसर आया है जी 100, कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने से आएगा, तो डेल्टा का मान आया है, मान लिया जाए कि 100 आया है। अब बताओ डेल्टा 1 तैयार करना है, तो ध्यान से देखिए डेल्टा 1 कैसे तैयार करेंगे। डेल्टा 1 भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहलाता है। कहाँ से तैयार होता है बउआ, तो ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा 1 तैयार करना है तो एक्स वाला कोफिशिएंट को ढक देंगे मन ही मन, एक्स के कोफिशिएंट को डिलीट कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट अब C1 में नहीं आएगा, इसको ढक देना डेल्टा 1 तैयार। तो सवाल उठता है कि सर C1 में आएगा क्या, तो याद रखेंगे C1 में कांस्टेंट वाला आता है D1 D2 D3, तो यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3।
बताओ C2 में क्या आएगा? तो ज्यों का त्यों बताओ C2 में y का कोफिशिएंट P1 P2 P3। बताओ इसमें C1 C2 C3 क्या डेल्टा टू तैयार किया जा सकता है? डेल्टा टू तैयार करना है तो डेल्टा टू तो सी वाई का कोफिशिएंट इस बार ढक देना है। ए वाला ए ढके गया तो बताइए इसके जगह फिल इन द ब्लैंक्स होगा खाली स्थान C2 में। तो सवाल उठता है C2 में आएगा क्या? तो C2 में आएगा कांस्टेंट वाला। तो C2 में D1 D2 D3। बाकी ए C1 में कोफिशिएंट और C3 में जो कहते हो A1 A2 A3 C1 C2 C3। बताइए जी डेल्टा वन भी एक्सपेंड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लिया जाए 120 है कि लिया? डेल्टा टू का मान लिया जाए 240 है, कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने से आएगा। उम्मीद करते हैं कि डेल्टा थ्री क्लियर हुआ होगा। बताओ डेल्टा थ्री क्या तैयार कर लीजिएगा? डेल्टा थ्री तैयार करना है तो कौन वाला कोफिशिएंट रखिएगा? जेड वाला। तो बताओ C3 में अब आएगा क्या जी? तो आएगा D1 D2 D3। बाकी C1 और C2 में ज्यों कहते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेहद आसान है। बताइए इसका सोल्व करिए। मान लिया 340 आ गया। बताइए ये सभी को क्लियर हुआ? और ये जिस मेथड से इसको बनाते हैं ना बउआ, लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। कौन रूल? क्रैमर्स रूल। डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स वाई जेड जो निकालते हैं उसी को कहते हैं क्या? क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो बताइए तो एक्स निकालने के लिए सारा डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एक्सपेंड करके जब ला दिए तो एक्स का फार्मूला होता है डेल्टा वन बटा डेल्टा। बताओ डेल्टा वन का आंसर संजोग से 120 आया है मान लिया जाए। बताओ डेल्टा का आंसर 100 आया है। क्या कटेगा जी? जीरो कटा, 6 कटा, 5 यानी 6/5 एक्स का आंसर। बताओ वाई भी आ जाएगा। वाई का फार्मूला डेल्टा टू बटा डेल्टा। बताओ डेल्टा टू का मान कितना आया है? तो देखिए डेल्टा टू का मान आया है 240। बताओ डेल्टा का मान कितना है? 100। क्या कटेगा जी? कटेगा 12। ये कटा 5 तो 12/5। क्या जेड का भी मान निकाला जा सकता है? डेल्टा थ्री बटा डेल्टा। तो डेल्टा थ्री का मान कितना आया है बउआ? 340 आया है ना? अब बताओ डेल्टा का मान कितना आया है? 100 आया है। जीरो से जीरो कैंसिल, 17 5 यानी 17/5। ये आंसर निकल गया एक्स का, वाई का, जेड का। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा। ये सभी को क्लियर है? एक्स वाई जेड निकालने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया उस मेथड का नाम कहलाता है क्रैमर्स रूल कहलाता है। क्लियर है? मान लिया जाए किन्हीं को कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर आसान का पूछ देगा तो ना बन जाएगा। मान लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड में 3 गो ना दे करके अगर 2 गो दे दे बउआ, है क्लियर? दो ही इक्वेशन दे तो भी बनाया जा सकता है। बताओ A2x P2y बराबर C2। एक्स वाई में दो इक्वेशन दे दे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बताओ क्रैमर्स रूल का यूज करके अगर बनाओगे तो एक्स का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वन बटा डेल्टा और वाई का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टू बटा डेल्टा। है यार? बताओ डेल्टा क्या है? तो डेल्टा बिल्कुल तैयार किया जा सकता है। जहां डेल्टा बताओ डेल्टा किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट? सेकंड ऑर्डर का। एक्स का कोफिशिएंट C1 में A1 A2 वाई का कोफिशिएंट B1 B2। है क्लियर? बताओ डेल्टा वन भी निकाला जा सकता है। डेल्टा वन तैयार करना तो ए वाला एक्स वाला ढक देंगे कांस्टेंट आ जाएगा यानी C1 C2 आ जाएगा। यहाँ ज्यों का त्यों पोजीशन B1 B2। बताओ डेल्टा टू आ जाएगा। बताओ डेल्टा टू तो डेल्टा टू वाई वाला ढक देना है C1 C2 यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट। यहाँ ज्यों का त्यों सबका आंसर निकाल लीजिएगा। एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। चलिए बाबू ये थ्योरी सबको क्लियर है? क्लियर है। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन बना सकते हैं और सारा बन भी जाएगा। 1 से लेकर के 6 तक केसी सीना में थ्री का सी में आपका यही दिया हुआ है। थ्री का सी में तो उम्मीद करते हैं कि ये बन जाना चाहिए। चलिए अब आगे इसका थ्योरी हम दिखाते हैं। कंसिस्टेंसी में यही समझना है जी। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दे A1x B1y C1z बराबर D1 A2x
D2Y C2Z बराबर D2, A3X D3Y C3Z बराबर D3। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दे तो याद कीजिए 10th क्लास में हम लोग जांच करने के लिए रहता था बिहार बोर्ड वाला जी, याद कीजिए कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा, याद है? जो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जांच करते थे, यहाँ भी हम लोग को एक्स वाई वाला इक्वेशन ना दे के एक्स वाई जेड में दे दिया है और पूछता है एक हल होगा या अनेक हल होगा कि ये कहीं भी हल नहीं होगा। तो देखिए इसको डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग कैसे इस थ्योरी को समझते हैं बाबू। थोड़ा 2 मिनट बोर्ड की तरफ ध्यान देने वाला बात है इसमें, क्या ध्यान देने वाला है वो सुनेंगे ध्यान से। देखिए इसमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ऐसा प्रकार दे दे तो बनाने का नियम होता है, वर्किंग रूल होता है बाबू, याद रखेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है क्या? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बिहार बोर्ड वाला हड़बड़ाना ना है, लिख रहे हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है बाबू इनकंसिस्टेंट। ध्यान से समझेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो प्रकार का होता है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन, हल होगा, हैविंग सॉल्यूशन, जबकि इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी इसमें कोई भी हल, हैविंग नो सॉल्यूशन। है क्लियर? बताओ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन जबकि इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन। यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी विद्यार्थी को? अब याद रखेंगे बाबू कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक या अनेक। तो बताओ एक का स्पेशल नाम यानी कंसिस्टेंट टू टाइप्स का, ये दो प्रकार का, ये दो प्रकार का कंसिस्टेंट हो गया। यूनिक, यूनिक का मतलब एक होता है, यूनिक। और इसको कह सकते हैं एक हल, एक हल एक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक, और बहुत सारा हल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कंसिस्टेंट दो प्रकार का होगा, एक यूनिक और दूसरा इनफाइनाइट। याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? तो जब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दे, यूनिक एक हल तब होगा जब डेल्टा निकाले और डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो। और डेल्टा आपको इस इक्वेशन का तैयार करने के लिए अभी जस्ट सिखाए हैं। डेल्टा तैयार किए, उसको एक्सपेंड करने से अगर 10 5 20 आ जाए, इसका मतलब जांच हो गया कि कंसिस्टेंट तो है, लेकिन कंसिस्टेंट में भी कितना हल उसका निकलेगा? केवल और केवल यूनिक, मतलब एक हल निकलेगा। एक्स का एक आंसर, वाई का आंसर एक, जेड का आंसर। क्लियर है बउआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब याद रखिएगा डेल्टा निकाले और क्या आ गया? जीरो। तो डेल्टा वन निकालते हैं और डेल्टा वन भी एक्सपेंड किए संजोग से जीरो, डेल्टा टू भी कितना? जीरो। एंड डेल्टा थ्री भी कितना जी? जीरो। सब का सब जीरो। तो ऐसे स्थिति में बउआ कहते हैं कि कंसिस्टेंट तो है, सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। क्या है स्टेप क्लियर सभी विद्यार्थी को? चलिए इसके बाद यहाँ पर से हम लोग देखेंगे जी इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो याद रखेंगे डेल्टा निकाले और आ गया कितना? जीरो। डेल्टा निकाले और क्या आ गया? जीरो आ गया। तब निकालेंगे डेल्टा वन, तो लिखा जाता है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब एट लीस्ट वन वैल्यू, एट लीस्ट वन वैल्यू डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री, ये तीनों में से कोई एक आ जाए नोट जीरो। अगर ऐसा स्थिति आता है बउआ तो याद रखेंगे कहा गया कि वो दिया गया इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है।
और इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन होता है, यानी इसमें एक भी हल होने वाला नहीं है। ये स्टेप दोनों में ध्यान से समझेंगे। कहा गया है डेल्टा आ गया 0, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम इनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक, चाहे डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, नोट 0 आ जाए, तो ऐसे स्थिति में कहा गया कि वो दिया गया इक्वेशन का प्रकार इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन। यहां तक सभी विद्यार्थी को क्लियर रहना चाहिए। थोड़ा देखिए 10th वाला दम बोलेंगे तब फ्रेश समझ में आएगा। बताइए, इसी को आप लोग कहते होंगे जी अविरोधी। याद कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। इसी को आप लोग बोलते होंगे आश्रित समीकरण, कहते होंगे, और इसको कहते होंगे विरोधी। हालांकि हिंदी ना जानिए तो बेहतर है कि लिया? अविरोधी, आश्रित, अविरोधी। याद कीजिए 10th में तो ऐसा ही इक्वेशन रहता था, बहुत आसान रहता था। एक्स वाई में दो इक्वेशन रहता था, A2x B2y बराबर C2। यही दो इक्वेशन रहता था, पहला और दूसरा। 10th में बात याद कीजिए जी, 10th में इसका कैसे जांच करते थे कि एक हल कि अनेक हल कि एको हल नहीं। तो याद कीजिए तो बउआ, A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2। याद है कुछ? याद आ रहा होगा। A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2 तक कहते थे कि सारा विरोधी है, एकरा में एक ही हल होगा, केवल और केवल एक हल। याद कीजिए आश्रित वाला में, याद करिए 10th वाला ही समझा रहे हैं जी। 10th वाला जब एक्स वाई में दो इक्वेशन रहता था तब, है क्लियर? लेकिन अब हम लोग ऐसा तीन इक्वेशन रहे तो ऐसे जांच करते हैं डेल्टा के माध्यम से। देखिए याद कीजिए 10th में, 10th वाला बात, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। याद कीजिए, ऐसा हो जाता था तो कहते थे कि सर ये आश्रित समीकरण है, एकरा में एक्स वाई का इनफाइनाइट हल होगा, अरबों खरबों हल होगा, इन्फिनिटिव हल होगा। याद कीजिए ये वाला कब होता था? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। याद कीजिए ऐसे स्थिति में कहते थे कि सर एक्स वाई में ऐसा समीकरण को विरोधी कहते हैं, और विरोधी समीकरण में कोई भी हल एक्स वाई का निकलता नहीं था। क्या है क्लियर? चलिए, तो ये 10th क्लास वाला कुछ कुछ बात याद आया होगा जी, यही हम लोग 10th में पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग को क्लास 12th में बउआ एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन दे दे, और जांच करना रहे कि एक हल अनेक हल की एको हल नहीं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो प्रकार का समझाया गया कि एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हल होता है, और हल भी कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अनेक एक और अनेक। एक को कहा गया यूनिक, अनेक को कहा गया इनफाइनाइट। यूनिक कब होता है बउआ? तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा निकालने के लिए सिखा चुके हैं। बताइए इनफाइनाइट कब होता है? जब डेल्टा 0 डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0 डेल्टा 3 0 सब का सब 0, तो कहते हैं कि कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बताइए डेल्टा निकाले 0, इनमें से कोई नोट 0, तो ऐसे स्थिति में बउआ कहते थे कि ये इनकंसिस्टेंट समीकरण है, जिसमें एक भी हल होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बात सभी को क्लियर हुआ होगा। नहीं तो देख लीजिए यही वाला प्रूफ, आप लोग 10th क्लास वाला ही प्रूफ देख लीजिए। ये जो आप प्रूफ कहते थे वो दिखा देते हैं। बताइए जी, याद कीजिए तो इसमें डेल्टा अगर तैयार करना चाहिए इस समीकरण से, तो बताओ A1 A2, यहाँ जी B1 B2। बताओ एक हल है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट A1 B2 माइनस सेकेंडरी करोगे तो A2 B1 का मान बताओ नॉट इक्वल टू किसके बराबर? 0। बताओ ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, A1 B2 नॉट इक्वल टू A2 B1। बताइए ए वाला एक तरफ इंटू में तो इधर डिवाइड में, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2।
बताइए, तो यही ना हम लोग रटते थे जी। देखिए ये वाला लेकर के चले डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो 10th क्लास वाला हम लोग जो रटते थे वो इसी से प्रूफ होता है, डिटर्मिनेंट मेथड से ही आपका प्रूफ होता है बउआ। ये स्टेप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जब ये क्लियर हो गया बाबू, तो ये थ्योरी सबको क्लियर रहना चाहिए। अब इसी में एक स्टेप और बढ़ रहे हैं। मान लिया जाए सभी को एकदम यहाँ तक क्लियर है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जांच कर लोगे ना? अच्छा बताइए, मान लिया जाए एक पूछ देते हैं, डेल्टा निकाले, आ गया जीरो। बताइए कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? तुरंत कहिएगा अभी कुछ हो ना सर, डेल्टा वन पर निर्भर करेगा। डेल्टा वन निकाले जी, आ गया कितना? जीरो। बताइए कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? तुरंत कहिएगा अभी कुछ हो ना सर, ऐसे पता कर लीजिएगा। बताइए अभी डेल्टा वन डेल्टा टू इनमें से कोई, बताइए डेल्टा टू निकाले जी, और संजोग से आ गया जी पाँच, यानी डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई एक नोट जीरो। डेल्टा वन डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से नोट जीरो, यानी इसका मतलब ये बताओ कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, और एक भी हल इसका होने वाला ना है। लेकिन संजोग है बउआ कि अगर इसका मान भी अगर आ गया कितना निकल करके, जीरो, अब बताइए कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कहिएगा अभी कुछ हो नहीं, डेल्टा थ्री पर निर्भर करेगा, और डेल्टा थ्री निकाले वो आ गया 10। बताओ कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कहिएगा इनकंसिस्टेंट। बताओ डेल्टा वन डेल्टा टू तो जीरो, लेकिन इनमें से कोई एक नोट जीरो, तो इनकंसिस्टेंट में होता है। लेकिन अगर ये भी संजोग से आ गया जी, ये भी संजोग से आ गया क्या बउआ, ये भी आ गया जीरो, तो सब का सब जीरो। अब बताओ ये कैसा? तुरंत कहिएगा कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी बताओ यूनिक की इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यानी अरबों खरबों इसमें हल होगा एक्स और वाई का और जेड का। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा सभी विद्यार्थी को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जी। ये हो जाएगा ना बउआ? अब मान लिया जाए इसमें टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में, अब इसको ऐसे भी जांच कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन अगर दे दे a2x b2y बराबर C2, ये ऐसा इक्वेशन दे दे तो भी निकाला जा सकता है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। बताओ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी निकालने के लिए इसको जांच कर सकते हैं, एक हल होगा अनेक हल होगा। बिल्कुल, तो अब सबसे पहले इसका निकालो डेल्टा। अगर बताओ डेल्टा निकल करके आ गया कितना जी? अच्छा तो डेल्टा निकल जाएगा ना? डेल्टा निकालने के लिए एक्स का कोफिशिएंट A1 A2, इसका कोफिशिएंट B1 B2। बताओ डेल्टा वन भी निकाल सकते हैं। डेल्टा वन निकालना है तो ये वाला ढक देना है, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा C1 C2, यहाँ ज्यों का त्यों पोजीशन B1 B2। बताओ डेल्टा टू भी निकाल सकते हैं जी। है क्लियर? बताओ डेल्टा टू निकाल करके लाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टू मैंने वाई वाला ढक देना है, यहाँ आ जाएगा ज्यों का त्यों कॉफिस A1 A2, और यहाँ आ जाएगा क्या, C1 C2। इसका मान कुछ ना कुछ तो आएगा ना बउआ? मान लिया कि डेल्टा का मान आ गया जीरो, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मान लिया कि डेल्टा वन का मान भी आ गया जीरो, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। डेल्टा थ्री भी आ गया क्या, जीरो। तीनों का तीनों जीरो, तो ऐसे स्थिति में हमने बताया कि इक्वेशन दो प्रकार का, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। बताओ कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? तो कहिएगा सर कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन हल होता है, जबकि इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन। क्या स्टेप है क्लियर? तो ये बाबू थर्ड जब एक्स वाई जेड वाला हम सिखा दिए, तो ये बताइए एक्स वाई में दो इक्वेशन उम्मीद करते हैं कि ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर संजोग से बउआ बनाते समय इसका मान आ गया 10, इसका वैल्यू आ गया 10, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी किए, तो बताओ ऐसे स्थिति में डेल्टा तो जीरो, लेकिन डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो। नोट जीरो मैंने जीरो को छोड़ के आ गया, यानी इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी इसका एक भी हल होने वाला नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भरा हुआ है एक्सरसाइज 3C में। अगर एक नजर थ्योरी समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में मन ही मन खत्म हो जाएगा, एक से अनेक स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं। चलिए देख लीजिए एक नजर और। थ्योरी नंबर तीसरा जी, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस रहे।
होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? क्या केमिस्ट्री में आप लोग एक समांगी और एक हेट्रोजीनियस और एक हेमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़े होंगे? पढ़े हैं ना मिक्सचर के बारे में? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी इक्वेशन में, मैथमेटिक्स में भी आप लोग बिहार बोर्ड वाला पढ़े होंगे, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जो समान रूप से फैला हुआ हो, सभी पार्टिकल जो है वो पूरे रूप समान रूप से फैला हुआ हो। और विसमांगी में समान रूप से फैला हुआ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाना, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? वैसा इक्वेशन जिसमें प्रत्येक टर्म पर पावर सेम रहे और खासियत इसका आरएचएस में क्या रहे? जीरो। तो याद रखेंगे ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो। बताओ होमोजीनियस है कि ना है? कहिएगा बिल्कुल है सर। एक्स पर पावर दो, वाई पर पावर दो, जेड पर पावर दो, प्रत्येक टर्म पर पावर, प्रत्येक पद पर पावर सेम है और आरएचएस में जीरो है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ऐसा इक्वेशन है, होमोजीनियस है। बताइए जी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई जेड, बताओ होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस? कहिएगा तुरंत नॉन होमो। एकरा पर क्या पावर? बताओ ये पूरा एक पावर दो पावर, लेकिन एकरा पर तीन पावर। तो बताओ ये कैसा इक्वेशन? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस है। क्लियर? तो बताओ ये भी बताओ तो एक्स प्लस वाई थ्री एक्स प्लस वाई फाइव जेड बराबर जीरो। बताओ ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है बउआ। एक्स पर पावर, वाई पर पावर, जेड पर पावर, सब पर पावर सेम और आरएचएस में जीरो और ये इक्वल टू का साइन रहे, तो ऐसे इक्वेशन को कहा गया होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन का थोड़ा हम खासियत बताते हैं। क्या खासियत है बउआ? से ध्यान से समझिए। सबको क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट जी। और- हेलो, हाँ अभी क्लास में है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए ध्यान से। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुआ, थोड़ा सा थ्योरी समझ लेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होमोजीनियस रहे, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड बराबर जीरो, ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड बराबर जीरो। ध्यान से समझिएगा। बताओ होमोजीनियस होमोजीनियस है कि ना? तो कहेगा बिल्कुल है सर। एक्स पर पावर, वाई पर पावर, जेड पर पावर सेम और एच में जीरो है, तो ये तीनों इक्वेशन होमोजीनियस का प्रकार है। तुम रट लीजिए बउआ। होमोजीनियस का, होमोजीनियस इक्वेशन का एक आंसर ऑलवेज होता है। तो कहिएगा क्या सर? जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो, एक हल ऑलवेज होता है। होमोजीनियस इक्वेशन का कोई आंसर हो या ना हो, एक आंसर जीरो 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 होता है। आंसर उसी को मानते हैं जब इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाइड या संतुष्ट करे। तो बताओ एक्स जीरो रखिएगा, वाई जीरो रखिएगा, जेड जीरो रखिएगा, तो एल एच एस का मान आ जाएगा जीरो। एल एच एस जीरो और आर एच एस भी जीरो। इसका सीधा मतलब कि ये आंसर बताइए ट्रू की फॉल्स? तो कहिएगा सही है सर। यानी होमोजीनियस इक्वेशन तीनों में रखेगा तो संतुष्ट करेगा, या इसका अर्थ हुआ कि होमोजीनियस इक्वेशन का कोई आंसर हो या ना हो, एक आंसर फिक्स है बाबू, जीरो जीरो जीरो। याद रखेंगे बाबू, इसका मतलब इसका ऑलवेज हल होता है। यानी होमोजीनियस इक्वेशन का ऑलवेज हल सॉल्यूशन होता है। यानी जीरो 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 जो हल निकलता है जी, इस हल का नाम स्पेशल कहा गया ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहा गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें
ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो जीरो जो एक हल आता है, जीरो जीरो, इस हल का नाम कहा गया जीरो जीरो को। ये जो जीरो जीरो ऑलवेज आंसर आता है उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जीरो 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 के अलावा अदर देन जीरो 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 के अलावा भी आंसर बहुत सारा जो आता है होमोजीनियस इक्वेशन का, जीरो 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 के अलावा जो आंसर आएगा वैसे वाले आंसर को कहा गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इनसे सुनिएगा, होमोजेनियस इक्वेशन का ऑलवेज हल होता है, एक हलदम ऑलवेज होता है जीरो जीरो जीरो। इसके अलावा भी बहुत सारा, इसके अलावा जीरो जीरो के अलावा जो आंसर आता है जी, अदर देन जीरो जीरो के अलावा, उस आंसर को कहा गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहा गया? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका अर्थ निकला अब यहां से बाबू कि बताओ होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट? तो हम लोग अब बोल सकते हैं दावे के साथ कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट में हल होता है जबकि इनकंसिस्टेंट में हल नहीं होता है। कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन होता है जबकि इनकंसिस्टेंट में हैविंग नो सॉल्यूशन होता है। तो बताओ जी, अब इसको अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर होमोजीनियस, अगर ऐसा इक्वेशन रहे होमोजीनियस इक्वेशन का, तो इसका बताओ ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, और ऑलवेज कंसिस्टेंट में हैविंग सॉल्यूशन होता है। इसको तो इनकंसिस्टेंट होने का चांस नहीं है, क्योंकि एकदम एक आंसर तो फिक्स है, और आंसर जब आता है यानी वो कंसिस्टेंट में आएगा। और कंसिस्टेंट भी दो प्रकार का होता है बउआ, बांटे थे, यूनिक, यूनिक और इनफाइनाइट। बताओ जीरो जीरो जो आंसर आता है, जीरो 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 यूनिक कब होता था? जब बताओ डेल्टा डेल्टा निकाले नोट जीरो। बताओ इनफाइनाइट कब होता था? जब डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री जीरो। पता लग रहा? तो बताइए ए वाला तो अब बताइए, इसका जीरो जीरो जो आंसर आएगा यूनिकवा आंसर बा, यूनिकवा आंसर बा को कहेंगे ट्रिवियल। और बताइए इनफाइनाइट जो बहुत इसके अलावा जो जीरो जीरो के अलावा आएगा ये इनफाइनाइट में, यानी इसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल जी। क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल। तो बताओ नॉन ट्रिवियल होगा कब? जब डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री जीरो। तो सब जीरो दिखाने का जरूरत ना है, ऑलरेडी जीरो रहता। कहिएगा कैसे सा? तो देखिए, इससे डेल्टा तैयार करो। इससे जब आप डेल्टा तैयार करोगे जी, जब इससे आप डेल्टा तैयार करोगे तो ध्यान से देखिए, जब डेल्टा आप तैयार कीजिएगा बाबू, तो डेल्टा तैयार करने के दौरान बताइए, डेल्टा इससे तैयार कीजिए, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्स का कोफिशिएंट C1 में A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। डेल्टा तैयार हो गया। बताओ डेल्टा कुछ ना कुछ आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब बताओ डेल्टा वन जब तैयार करोगे, तो डेल्टा वन तैयार करना है तो एक्स वाला कोफिशिएंट ढकेंगे, इसके जगह कांस्टेंट आता था D1 D2 D3, तो इसका मान जीरो 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 है। और बाकी ज्यों का त्यों पोजीशन B1 B2 B3, C1 C2 C3। और क्या डिटर्मिनेंट में आप लोग पढ़े हैं कि सब जीरो, तो इसको एक्सपेंड करने का जरूरत है बउआ। बिना बनेले डेल्टा वन भी कितना जीरो, डेल्टा टू जांच करने का भी जरूरत ना है, वो भी जीरो अपने आप। बताओ डेल्टा टू यानी वाई वाला कोफिशिएंट के जगह कांस्टेंट जीरो जीरो आएगा। और बताओ बाकी का पोजीशन सेम रहेगा, A1 A2 A3। बताओ C1 C2 C3। बताओ इसका भी मान कितना बउआ? जीरो ही आएगा, एक्सपेंड करके डेल्टा थ्री भी क्या आएगा? जीरो। तो ये सब नहीं, इतना नहीं दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं से सुनिए, दिखाते हैं बउआ क्या? तो अगर मान लिया जाए कि कंसिस्टेंट तो हैविंग सॉल्यूशन जीरो जीरो, तो को ट्रिवियल कहेंगे। जीरो जीरो के अलावा जो आंसर आएगा उसको नॉन ट्रिवियल कहेंगे। नॉन ट्रिवियल होगा कब? इनफाइनाइट वाला, तो डेल्टा कितना के बराबर? जीरो। ये सभी जीरो दिखाइएगा, ये अपने आप जीरो रहता है। यानी कह सकते हैं बाबू, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर कहे, क्या कहे? नॉन नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहे, नॉन ट्रिवियल, इसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल। तो बताओ नॉन ट्रिवियल हुआ कब? जब डेल्टा का मान किसके बराबर? जीरो के बराबर। यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, यानी हल होता है। बताओ हल में भी दो प्रकार का, एक तो दम एक आंसर फिक्स है, जीरो जीरो जीरो, तो यूनिक हल हुआ, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में यूनिक। और डेल्टा नोट जीरो दिखा देंगे तो ये ट्रिवियल हो गया। बताओ इनफाइनाइट का,
जब बताओ इनफाइनाइट यानी जीरो जीरो के अलावा आंसर, तो जीरो जीरो के अलावा जो बहुत सारा आंसर आएगा वो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। उसी को ना नॉन ट्रिवियल कहते थे। और इनफाइनाइट में आएगा, इनफाइनाइट होता कब है, जब डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री, तो सब का सब जीरो जी, तो ये सब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री जीरो ना दिखाई पड़ता है, वो अपने आप जीरो हो जाता है, क्योंकि उसके जगह कांस्टेंट आ जाता है। यानी नॉन ट्रिवियल जब भी कहेगा, इसका अर्थ हुआ कि डेल्टा किसके बराबर लेके चलोगे, जीरो के बराबर लेके चलोगे। यहीं से क्वेश्चन बनता है बाबू। ध्यान से देखिए, ये थ्योरी उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा। और देखिए, एक क्वेश्चन नंबर यहाँ का 12 इसी पर दिया है बाबू। क्या दिया है 12 में, वो हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें 12 एक ही इक्वेशन है देता है। ये नंबराट लीजिएगा, एक क्वेश्चन इस पर दिया है एक्स वाई में। एक थ्योरी नंबर 4 में याद रखेंगे, अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा रहे, a2x b2y c2z बराबर, सॉरी जेड नहीं, a3x b3y c3z बराबर जीरो। ये तीन इक्वेशन तो है, लेकिन दो ही अननोन है। तीन इक्वेशन दिया है, लेकिन अननोन, अननोन का मतलब जो ना वैल्यू पता एक्स और वाई का। और ऐसा इक्वेशन अगर दे दे, तब एक क्वेश्चन नंबर 3 का सी में इसी पर दिया है 12 नंबर। इसी पर आप जांच कर लोगे, एकदम ये स्पेशल केस है, वो पीछे वाला से कोई लेना देना नहीं है बाबू। ये क्वेश्चन इस पर 12 नंबर देखिए दिया हुआ है, और 12 में इसको जांच कर सकते हैं। क्या जांच कर सकते हैं, रट लीजिए। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यही क्या कहेगा इसका, अगर इसका कहेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, अगर तीन इक्वेशन ऐसा दे दे, तो देखिए कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, तो रट लीजिए, एकदम ये अलग केस है, डेल्टा का मान जीरो। यार, डेल्टा निकाले आपको आता है, और डेल्टा नोट जीरो, तो इनकंसिस्टेंट कह दीजिएगा। अगर ऐसा समीकरण का प्रकार रहेगा तबे कंसिस्टेंट और यूनिक तबे होगा जब डेल्टा जीरो। जहाँ डेल्टा निकालने आप लोग को आना चाहिए। बताओ, एक्स का कोफिशियंट A1 A2 A3 एकदम अलग टाइप का है, B1 B2 B3। इस पर एक ही क्वेश्चन दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 12, C1 C2 C3। इसका मान अगर आ गया, डेल्टा का मान कितना, जीरो, तो कह दीजिएगा कि ये समीकरण कंसिस्टेंट और यूनिक हल होगा, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डेल्टा आ गया 20 जी, तो कह दीजिएगा कि इनकंसिस्टेंट है, इसमें एक भी हल होने वाला नहीं है बउआ। तो उम्मीद करते हैं पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, पूरा जल्दी से एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग दिखा देते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त किया जा सकता है। देखिए बाबू, इसमें बहुत तेजी से हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्लियर। देख लीजिए इसमें, क्वेश्चन इसमें है बउआ, सी का एक्सरसाइज। देखिए, उसमें टेलीग्राम पर डाला हुआ है, अब टेलीग्राम पर जा करके बना लीजिएगा। ये सब कहा है देखिए, बाकी तो ऊपर वाला बन जाएगा, एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट में आएगा। इसके बाद कहा है टाइप 6 से, टाइप 6 से कहा है क्या, कहा डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि ये दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, यूनिक है कि एक भी हल नहीं होगा। तो देखिए, इसमें बन जाना चाहिए, है क्लियर। 27y बराबर 10, पूरा को इधर लेकर के आ जाइए, या ना भी लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले इसका डेल्टा तैयार कर लो, डेल्टा सेकेंड ऑर्डर का, ये बताए 3 9, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ, तो डेल्टा निकल जाएगा प्राइमरी माइनस सेकेंडरी। 27 तिया 81, नौ नमा 81। बताओ डेल्टा का मान कितना हो गया, जीरो। अभी कुछ भी ना कहा जा सकता है, पहले निकालो क्या, डेल्टा वन। तो डेल्टा वन निकालोगे जी, तो एक्स का कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट आ जाएगा 5 10। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा जी, यहाँ ज्यों का त्यों 9 27, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी। 27 बचे, हाथ बचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूनी 10 होते 13, 10 9 90, घटाइएगा तो जी 45। बताइए डेल्टा वन क्या आ गया, डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, 45 यानी जीरो को छोड़ के आ गया। तो बताइए डेल्टा जीरो के बराबर था, लेकिन डेल्टा वन नॉट जीरो, यानी ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
गिवन सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा। स्टेप क्लियर। लेकिन यही डेल्टा वन अगर आ जाता कितना जीरो, तो डेल्टा टू निकालते, डेल्टा टू भी जीरो आ जाता, तब सब का सब जीरो, तो कह देते कि कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन ये डेल्टा टू अगर 10 आ जाता तो कहते इनकंसिस्टेंट, एक भी हल नहीं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये यही सेकंड इक्वेशन एक्स वाई जेड में मिलेगा बउआ। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम तेजी से दिखा देते हैं, उसका 12 नंबर बन जाना चाहिए। 12 नंबर वैसे ही है जो लास्ट में थ्योरी बताएं उस पर बन जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन कहा है 15 में, देखिए 15 में, 15 कहा है बाबू, यही 15 तक बनाना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कह दिया है। क्या कहा है देखिए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिया गया समीकरण का प्रकार क्या है। ऐसा है 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 0, और क्या है जी x प्लस 2y, और क्या है माइनस 3z बराबर 0, 6x प्लस 5y प्लस लैम्डा जेड बराबर 0। बताओ ये इक्वेशन दे करके कह दिया है बाबू, ये कि दिया गया इक्वेशन क्या है। तो दिया गया इक्वेशन जो है वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कह दिया है। चूंकि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बताइए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका डेल्टा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, नॉन ट्रिवियल में। अब ये ना समझाएं कि बताओ होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज सॉल्यूशन होगा। ऑलवेज सॉल्यूशन दो प्रकार का, यूनिक 0 0 0 जो आंसर आता है उसको ट्रिवियल कहते हैं, और 0 0 के अलावा जो कहते हैं उसको नॉन ट्रिवियल कहते हैं। तो बताओ अदर देन वाला डेल्टा किसके बराबर आता था, जीरो, जबकि यूनिक सॉल्यूशन में डेल्टा नॉट जीरो। जिससे न जांच होगा तो कह दिया है कि दिया गया समीकरण नॉन ट्रिवियल है। इसका अर्थ हुआ कि डेल्टा का मान किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर। डेल्टा तैयार करने होता है एक्स का कोफिशियंट C1 में, तो 3, एक्स का कोफिशियंट वहां 1 है, 3 1 6, यहाँ बताओ कितना कोफिशियंट वाई का, -1 2 5, यहाँ कोफिशियंट क्या हुआ 4 -3, और यहाँ जेड का कोफिशियंट लैम्डा, ये किसके बराबर, जीरो। इसको एक्सपेंड करने होता है, एक्सपेंड कीजिएगा तो एकरा में अननोन नजर आएगा क्या, लैम्डा, यानी लैम्डा का मान बताओ जीरो के बराबर, तो लैम्डा का आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्लियर जी। यह स्टेप सभी को क्लियर रहना चाहिए। और इसी में बउआ दिखा देते हैं एक क्वेश्चन नंबर, एक देखिए तेजी से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वो बढ़िया से लिख करके बता देते हैं, सबको क्लियर रहना चाहिए। कहा है इफ, पहले ही लगा दिया कि इफ A B C और डिफरेंट, A B C तीनों का तीनों डिफरेंट है, माने तीनों अलग अलग है। ABC तीनों जब डिफरेंट है तो क्या कहा है बउआ से देखिए, कहा है सो दैट, सो दैट द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये तभी होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भेन A+B+C जीरो के बराबर। प्रूफ करके दिखाओ, सो दिखलाइए कि नॉन ट्रिवियल है तो A+B+C किसका होगा, जीरो के बराबर। प्रूफ करना है तो देखिए तो बउआ 14 नंबर में जब ये बनाओगे तो ध्यान से देखिए, 14 नंबर जब बनाओगे तो क्वेश्चन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, लिखने का तरीका यही होगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बताओ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, तो गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है AX BY प्लस CZ बराबर 0, और यहाँ क्या है जी BX प्लस CY प्लस AZ बराबर 0 है, और क्या है जी, और है बउआ CX AY प्लस BZ बराबर 0 है। ये तीनों इक्वेशन दे दिया है, और कहा है ये नॉन ट्रिवियल है, तो ये नॉन ट्रिवियल तभी होगा जब भेन, जब A+B+C जीरो के बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। तो देखिए तो लिखेंगे चूंकि, यानी सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऊपर का दिया गया समीकरण एच नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल कब होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है
जब डेल्टा का मान किसके बराबर, 0। बताओ डेल्टा निकालने क्या आता है जी, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, एक्स का कोफिशिएंट C1 में ए बी सी, यहाँ बी सी ए, यहाँ सी ए बी। बताओ डेल्टा तैयार हो गया, ये किसके बराबर है, 0। इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा C1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 C1 जिससे मन है। R1 से एक्सपेंड जब करोगे तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, पूरा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, C क्यू माइनस 3 AB C आएगा। ये इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर है। इसी को ये 9th क्लास का फार्मूला है जी। देखिए 9th क्लास का कैसे फार्मूला है, बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 - ABC का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए बराबर 0। ये बताओ इक्वेशन मान लेते हैं 4। बताओ दो गो ब्रैकेट इंटू होकर के 0 के बराबर होता है, ए वाला अगर 0 के बराबर तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान 0। देखिए ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन दूसरा का इक्वेशन 0 के बराबर लेके चलते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऐसे तो ये जो प्रूफ करके लाना था वो आ गया है, थोड़ा वो वाला जांच कर लेते हैं कि अल्सो, अल्सो पुना, अल्सो माने पुना फ्रॉम 4। तो 4 जब लेके चलिएगा जी, तो बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये मान किसके बराबर, 0 के बराबर। इसमें हम चाहते हैं बउआ कि रिजल्टिंग क्या बनेगा, थोड़ा हम जांच कर लेते हैं। चूंकि हम लोग को कहा दिया है पहला लाइन की ए बी सी और ऑल डिफरेंट, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कीजिए तो पूरा में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, और यहाँ 2 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। स्टेप क्लियर, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं। अब देखिए तो इसका बउआ नाम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका नाम b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका नाम c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तोड़ फोड़ कीजिएगा, ये 0 के बराबर इतना ही आ जाएगा रिजल्टिंग। अब देखिए ध्यान से, हम समझाए हैं कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय, ये 3 नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 0 के बराबर, तो हम जानना चाहते हैं एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। एक्स के जगह क्या नंबर लोगे, वाई के जगह क्या लोगे, जेड के जगह क्या लोगे, कि स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक्स वाई जेड के जगह कुछ भी लो, दिमाग लगाते रहिए क्या लें क्या लें, तो याद रखेंगे ऐसा एक ही नंबर बना है, x 0 y 0 और z 0। ये तीनों के जगह जब 0 लीजिएगा तभी ये 0 बना पाएगा बउआ। तो बढ़िया से देखिए a माइनस बी का ही होल स्क्वायर है, मानी मानी इसको x पढ़ो तो x स्क्वायर, इसको y तो y स्क्वायर, इसको z तो z स्क्वायर। ये 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, इच ओनली पॉसिबल, ये वाला तभी पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल, ये मानी तभी संभव है, ओनली वेन वेन ओनली पॉसिबल तभी है जब ए वाला बताओ ए माइनस बी, एक्स का मान किसके बराबर, 0, तो माइनस बी तो उधर जाके प्लस बी। पहला क्लियर, बताओ ए वाला भी 0 के बराबर, वाई का मान तो बी माइनस सी 0 के बराबर, तो बी बराबर कितना, सी। क्लियर है, बताओ ए वाला रिजल्ट किसके बराबर, सी माइनस ए 0 के बराबर, तो बताओ सी का मान किसके बराबर, ए के बराबर। तीनों को ध्यान से देखिए, बताओ ये ए के बी के बराबर कह रहा है, बी सी के बराबर, सी ए के बराबर कह रहा है। बताओ ये तीनों से कह सकते हैं ए बराबर बी, बी बराबर कितना, सी। जबकि हम लोग को कह दिया था पहला लाइन की ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, जबकि ए बराबर बी बराबर सी आ गया। हालांकि हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूफ हो गया था, ये दिखाने के लिए हम दिखा रहे थे कि आखिर आता क्या, ये तीनों से बराबर आता है, जबकि हमको कहा दिया कि नॉट इक्वल, तो ये संभव तो है नहीं जी। हम लोग को यहीं पर प्रूफ हो गया था, लेकिन हम आगे कैलकुलेशन थोड़ा सिखा दिए कि आखिर बनता क्या है बाबू। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ये थ्री का सी में टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन दिक्कत करेगा तो एक क्वेश्चन के लिए स्पेशल डाल देंगे वीडियो, है ना क्लियर। और ये बढ़िया से देख लीजिएगा तो 1 से लेकर के 15 तक सारा प्रश्न बन जाएगा थ्री का सी। आप एनसीईआरटी का टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जांच कीजिएगा, वो भी बन जाएगा बाबू। आज का हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।